नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बचपन से लेके अब तक हमने बहुत से गेम खेले हैं या कहे कि अभी तक खेल रहे हैं। हमारे कुछ गेम बहुत ही फेवरेट हैं। गेम्स आज की दुनिया में एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा गेम कमाई के मामले में सबसे आगे है? नहीं तो चलिए आज हम जानेंगे कि दुनिया के 5 ऐसे गेम जो अर्निंग के यानी कि कमाई के मामले में सबसे आगे हैं। 5वें पायदान में है पैकमैन। पैकमैन 1980 में नामकों द्वारा विकसित और जारी किया गया ये एक भूल भुलैया आर्केड गेम है। पैकमैन में मूल जापानी शीर्षक पुक को बदलकर आर्केड मशीनों के विक्षेपण के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में पैकमैन में बदल दिया गया था। जापान के बाहर खेल को मिडवे गेम्स द्वारा नाम को अमेरिका के साथ अपने लाइसेंसिंग समझौते के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था। खिलाड़ी पैकमैन को नियंत्रित करता है, जिसे 4 रंगीन भूतों से बचने के दौरान एक संलग्न भूल भुलैया के अंदर सभी डॉट्स खाने होते हैं। बिजली के छर्रे नामक बड़े चमकती डॉट्स खाने से भूत नीले हो जाते हैं, जिससे पैकमैन उन्हें बोनस अंक के लिए खाने की अनुमति देता है। खेल का विकास 1979 की शुरुआत में शुरू हुआ, जिसका निर्देशन तोरू इवातानी ने 9 सदस्यों की टीम के साथ किया। इवातानी एक ऐसा खेल बनाना चाहते थे जो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी आकर्षित कर सके, क्योंकि उस समय के अधिकांश वीडियो गेम में युद्ध या खेल के विषय होते थे। हालांकि पैकमैन चरित्र के लिए प्रेरणा के तौर पर एक पिज्जा के टुकड़े को हटा देने वाले फोटो को माना गया। इवातानी ने कहा कि उन्होंने मुंह के लिए जापानी चरित्र कुची भी चुना। इन गेम पात्रों को युवा खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए सुंदर और रंगीन बनाया गया था। पैकमैन का मूल जापानी शीर्षक टिटुलर चरित्र के हॉकी पक आकार से लिया गया था। पैकमैन एक व्यापक, महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। यह आमतौर पर सभी समय के सबसे महान वीडियो गेम में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। पैकमैन वीडियो गेम फ्रेंचाइजी अपने समय में सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाले गेम सीरीज में से एक बना, जो राजस्व में $14.160 बिलियन यानी कि लगभग 1,07,039 करोड़ 68,39,000 रुपए से अधिक की कमाई करता है। पैकमैन का चरित्र बांसाई नमको एंटरटेनमेंट का मास्कोट और प्रमुख आइकॉन है और उत्तरी अमेरिका में किसी भी वीडियो गेम चरित्र से उच्चतम जागरूक ब्रांड है। चौथे पायदान पर है वी। 19 नवंबर 2006 को निंटेंडो द्वारा जारी एक होम वीडियो कंसोल गेम है। 7वीं पीढ़ी के कंसोल के रूप में वी ने प्रतिस्पर्धा की माइक्रोसॉफ्ट के Xbox 360 और सोनी के PlayStation 3 के साथ। निंटेंडो बताता है कि इसका कंसोल 2 अन्य की तुलना में व्यापक जनसांख्यिकियों को लक्षित करता है। 2016 के पहले 3 महीने में वी ने दुनिया भर में बिक्री में PlayStation 3 और Xbox 360 पर अपनी पीढ़ी का नेतृत्व किया। 101 मिलियन यूनिट से अधिक बेची गई। दिसंबर 2009 में कंसोल ने संयुक्त राज्य में 1 महीने में बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिया। वी ने वी रिमोट कंट्रोल को पेश किया, जिसका उपयोग हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जा सकता है और जो 3 आयामों में गति का पता लगाता है। निंटेंडो के CEO सटोरू इवाता ने सितंबर 2005 के टोक्यो गेम शो में नियंत्रक के एक प्रोटोटाइप का खुलासा किया। 2006 में कंसोल ने पहला इनाम जीता। 8 दिसंबर 2006 को कई अवार्ड जीते। 27 जनवरी 2020 को निंटेंडो ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित किया कि वे अब जापान के अंदर वी कंसोल मॉडल नंबर RVL001 के लिए मरम्मत को स्वीकार नहीं करेंगे। 31 मार्च 2020 या इससे पहले यदि वो स्टॉक से बाहर निकलते हैं तो प्रभावी होंगे। 3 मई 2020 को बताया गया था कि पुराने निंटेंडो
प्लेटफॉर्म के लिए अन्य डेटा के साथ वी पर प्रोटोटाइप दस्तावेज 4chan पर लीक हो गए थे। कमाई की बात करें तो वी ने दुनिया भर में 14.808 बिलियन यानी लगभग 1,12,358 करोड़ 66,16,000 रुपए कमाए। तीसरे पायदान पर है कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी एक पहला व्यक्ति शूटर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी है जो एक्टिविजन द्वारा प्रकाशित किया गया। 2003 में लॉन्च होने वाला यह गेम पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में स्थापित खेलों पर केंद्रित था। हालांकि समय के साथ इस सीरीज ने आधुनिक समय में शीत युद्ध, भविष्य की दुनिया और बाहरी स्थानों के बीच के खेल को दिखाया है। इस गेम को पहले इन्फिनिटी वॉर्ड द्वारा विकसित किया गया था, फिर ट्रेयार्क और स्लेजहैमर गेम्स द्वारा भी विकसित किया गया। कई स्पिन ऑफ और हैंडहेल्ड गेम्स अन्य डेवलपर्स द्वारा बनाए गए थे। हालिया शीर्षक कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 25 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। फरवरी 2016 तक इस सीरीज ने 250 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची है। सभी कॉल ऑफ ड्यूटी की सेल्स की बिक्री ने सिर्फ यूएस में $15 बिलियन का शीर्ष हासिल किया। फ्रेंचाइजी के अन्य उत्पादनों में प्लान बी के रूप में टॉयज द्वारा डिजाइन की गई एक्शन फिगर की एक पंक्ति, अपर डेक कंपनी द्वारा बनाया गया एक कार्ड गेम, मेगा ब्रांड्स द्वारा मेगा बॉक्स सेट और वाइल्ड स्टॉर्म प्रोडक्शन द्वारा प्रकाशित एक कॉमिक बुक मिनी सीरीज शामिल है। इस गेम को लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि इस गेम को आप पीसी या प्लेस्टेशन पे खेल सकते थे, लेकिन 2019 के बाद इसे मोबाइल डिवाइस पर खेलने के लिए प्रकाशित किया गया। कमाई के मामले में इस गेम ने 18.132 बिलियन यानी कि लगभग 1,37,580 करोड़ 17,64,000 रुपए का अब तक का बिजनेस किया। दूसरे पायदान पर है पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो एक 2016 संवर्धित वास्तविकता मोबाइल गेम है जिसे iOS और एंड्रॉयड उपकरणों के लिए पोकेमॉन कंपनी के सहयोग से नियांटिक द्वारा बनाया और प्रकाशित किया गया है। पोकेमॉन फ्रेंचाइजी नियांटिक, निंटेंडो और द पोकेमॉन कंपनी के बीच सहयोग का परिणाम है। यह पोकेमॉन नामक आभासी प्राणियों का पता लगाने, पकड़ने, युद्ध करने और प्रशिक्षण करने के लिए मोबाइल डिवाइस जीपीएस का उपयोग करता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे खिलाड़ी के वास्तविक दुनिया के स्थान पर हैं। आप खेल खेलने के लिए स्वतंत्र है। यह एक फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का उपयोग करता है और अतिरिक्त गेम आइटम के लिए ऐप खरीदारी का समर्थन करता है। यह गेम पोकेमॉन की लगभग 150 प्रजातियों के साथ लॉन्च किया गया था, जो 2019 तक बढ़कर 500 के आसपास पहुंच गया था। पोकेमॉन गो को मिक्स रिव्यूज के लिए जारी किया गया था। आलोचकों ने अवधारणा की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही तकनीकी समस्याओं की आलोचना की। यह 2016 में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया और लाभदायक मोबाइल ऐप था, जिसे साल के अंत तक दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया था। इसे लोकेशन बेस्ड AR तकनीक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने और बढ़ते हुए यातायात के कारण स्थानीय व्यवसायों को विकसित करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इससे दुर्घटनाओं में योगदान देने का भी काम किया और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए विवादों का आकर्षित किया। विभिन्न सरकारों ने सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की और कुछ देशों ने इसके उपयोग पे पाबंदी लगा दी। 2019 की शुरुआत में खेल के 1 अरब से अधिक विश्व भर में डाउनलोड हुए। मई 2018 तक गेम के 147 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे। इस गेम में दुनिया भर में अब तक 19.533 बिलियन यानी कि लगभग 1,48,210 करोड़ 54,41,000 रुपए कमाए। ये एक कम समय में ज्यादा कमाने वाला गेम बना।
पहले नंबर पर हैं, बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं पबजी का नाम लूँगा, पर माफ़ करना दोस्तों। हालांकि आजकल पबजी सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है, लेकिन अर्निंग के मामले में वो टॉप 10 में भी नहीं है। शायद उसे लॉन्च हुए बस 3 साल हुए हैं, इसलिए हो सकता है। अर्निंग की बात करें तो अब तक पबजी ने 26,010 करोड़ 63,56,000 रुपए की कमाई की है, जो कि बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर की तरफ, और वो है मारियो। मारियो वीडियो गेम फ्रेंचाइजी में एक काल्पनिक चरित्र है जो निंटेंडो गेमिंग कंपनी के स्वामित्व में है और जिसे जापानी वीडियो गेम डिजाइनर शिगेरू मियामोटो द्वारा बनाया गया था। मूल रूप से मियामोटो एक ऐसा खेल बनाना चाहते थे जिसमें पोपाय, प्लूटो और ऑलिव ऑयल हो, लेकिन वो लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इसके बाद उन्होंने मारियो बनाया। कंपनी के मैस्कॉट के रूप में काम करने के साथ साथ गेमिंग सीरीज में नामांकित नायक होने के नाते मारियो अपनी रचना के बाद से 200 से अधिक वीडियो गेम में दिखाई दिया। मारियो एक छोटे गुदगुदे इटालियन प्लम्बर के रूप में चित्रित है जो मशरूम किंगडम में रहता है। उसके रोमांच आमतौर पर कोपा खलनायक बोसेर से राजकुमारी पीच को बचाने पर केंद्रित है। उनके जुड़वा भाई और सहायक लुगी है। दुनिया भर में 600 मिलियन से अधिक यूनिट बिकने के साथ पूरी मारियो फ्रेंचाइजी सभी समय की सबसे अधिक बिकने वाली वीडियो गेम फ्रेंचाइजी है। सुपर मारियो प्लेटफॉर्म सीरीज के बाहर अन्य मारियो विधाओं में मारियो कार्ट रेसिंग सीरीज, मारियो टेनिस और मारियो गोल्फ सीरीज, मारियो और लुगिया, सुपर मारियो आरपीजी और पेपर मारियो जैसे गेम में भूमिका निभाई और शैक्षणिक खेल जैसे मारियो इज मिसिंग, मारियो टाइम मशीन और मारियो टीचिंग टंकन फ्रेंचाइजी ने कई मीडिया में काम किया है, जिसमें टेलीविजन शो, फिल्म, कॉमिक्स और लाइसेंस प्राप्त व्यापार शामिल है। 1990 के बाद से मारियो को चार्ल्स मार्टिन द्वारा आवाज दी गई है। कमाई की बात करें तो अब तक मारियो गेम ने लगभग 32.4 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 2,45,841 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई की है और दूसरे गेम्स अब तक इसके आसपास भी नहीं भटक पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।